आ गया है, चलने लगा। छोटा नहीं ना है बच्चा का। कमेंट देख रहे हैं? कमेंट देखिए। इंटरनेट कट गया था, फिर से कनेक्ट हो गया है, लिखिए। नहीं छूटा होगा ऑनलाइन वालों का। देखिए लिखाए थे है, हाँ वहां तक। हाँ, शिशुनाग के शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि शिशुनाग के शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि उनके समय मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर माधवा। बड़ी धोखेबाज चीज है जी इंटरनेट। अरे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। देखिए ऑनलाइन हर क्लास, क्लास लाइव हो रिकॉर्ड में डाल दीजिए। ठीक है, डाला हुआ है शुरू से है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच साथ रहना ठीक ना है। क्या जी, मुर्गा खूब खाते हैं? सही, मुर्गा खूब खाते हैं ना? हैं? वैष्णव है? शाकाहारी हैं? शाकाहारी खाते हैं? डेली खाते हैं? सप्ताह में एक बार? एक बार बस? बाल उल पक रहा है, पानी उनी पीजिए। तो सो गई बेचारी। हल्ला काहे कर रहे? तब होली में घर जाइएगा ना? जाइएगा। देखिए दो ऐसा पर्व है जिसमें पूरा पटना खाली हो जाता है। एगो है होली, एगो है छठ। पटना में कुत्ता मरता है, कुत्ता भूखता है रोड पे। अभी आपको रात को 12 बजे के बाद कुत्ता नजर आएगा, 12 से 3 के बीच में, अभी पटना में। और जब होली होता है ना, तो छठ में तो थोड़ा सा लोग छठ उठ करता है तो उतना तो ना है, लेकिन होली में जो है दिन दहाड़े कुत्ता भूखता है। हम तो रहते हैं यही ना, हम देखे हैं ना है? क्या बोल रहा है मेरे साथ? हाँ अरे क्या हुआ जी? क्या जी घर जा रहे हैं? नहीं जा रहे? जाइए घर, पुआ और खाइएगा, पुआ और लेकर के भी आइएगा। बनता है ना पुआ ही ना बनता है क्या? पहुंचाइएगा। पटना में जानते हैं कपड़ा फाड़ होली होता है, रंग नहीं देता है, कपड़ा फाड़ता है। आप लोग का फटा है कपड़ा? हम भी एक बार 2012 में गलती से रूम से बाहर निकल गए, हमको पता नहीं था। और जब रूम पहुंचे तो सब कपड़ा फट गया था।
तो पटना में तो होली के दिन निकलना सही नहीं होता है, स्पेशली सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे के बाद फिर कुछ नहीं होता है। तब आप लोग क्या क्या प्लानिंग बनाए हैं? होली में मुर्गा खाएंगे कि मीट खाएंगे? मीट। और अब और कुछ विशेष भी? तो यो सब बात रिकॉर्ड हो रहा है जी। इस सब बात को अपलोड कीजिएगा तो इस सब बात को हटवा दीजिएगा। होली जो है खाने का पर्व है ना, खाने। हाँ है, इंटरनेट मतलब गड़बड़ है, रिकॉर्डेड में डाला हुआ है। यो सब तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा है क्या? ओ कटा हुआ है। अच्छा तो इन लोग को पढ़ाएं ना, वो रिकॉर्डेड जो है अपलोड हो जाएगा, यही ना? ठीक है लिखिए। तो फालतू का टाइम वो वेस्ट करवाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी, शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक बना, कालाशोक बना, जिन्हें पुराणों में, जिन्हें पुराणों में काकवर्ण, जिन्हें पुराणों में काकवर्ण, काकवर्ण कहा गया, जिन्हें पुराणों में काकवर्ण कहा गया। कालाशोक ने, कालाशोक ने, कालाशोक ने कालाशोक ने वैशाली के जगह, कालाशोक ने वैशाली के जगह पाटलिपुत्रा को, कालाशोक ने वैशाली के जगह पाटलिपुत्रा को, कालाशोक ने वैशाली के जगह पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी, अपना राजधानी, अपना राजधानी बनाया। कालाशोक ने, कालाशोक ने के जगह के, कालाशोक के समय में ही, कालाशोक के समय में ही द्वितीय, कालाशोक के समय में ही द्वितीय, 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 द्वितीय कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ, जिसे, जिसे कालाशोक ने संरक्षण प्रदान किया, जिसे कालाशोक ने संरक्षण प्रदान किया।
जिसे कालाशोक ने संरक्षण प्रदान किया, फुल स्टॉप। कालाशोक के बाद, कालाशोक के बाद, बाद आफ्टर, कालाशोक के बाद क्या हुआ? बाघ, बाप। कालाशोक के बाद, बाद आफ्टर, कालाशोक के बाद, बाद उसके पुत्रों ने, कालाशोक के बाद उसके पुत्रों ने लगभग 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए, नंदीवर्धन हुए। अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए, फुल स्टॉप। चलिए गुरुजी लोग अब आगे हेडिंग मारिए नंदवंश। नंदवंश 344 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। अब 1 मिनट में शिशुनाग वाला, शिशुनाग वंश वाला पढ़ लीजिए, तो फिर 1 मिनट में याद करवा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा। पढ़ लिए, आइए तो याद कर लेते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया? वत्स और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिला? किस शासक के विषय में कहा जाता है कि उनके समय मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से मालवा तक? शिशुनाग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली की जगह किसे बनाया? वैशाली के जगह इन्हें काकवर्ण कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, हाँ या ना? हाँ ना। और इसके बाद 20 वर्षों तक इनके पुत्रों ने शासन किया। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक अब सुनिए, जो नंद वंश है मगध साम्राज्य के अंतर्गत
नंद वंश का शासन 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। इस नंद वंश की स्थापना महापदम नंद के द्वारा किया गया। इस नंद वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपको महापदम नंद के द्वारा इस नंद वंश के शासन की स्थापना की गई। महापदम नंद शूद्र जाति से था। किस जाति से? शूद्र, निम्न जाति से थे, लेकिन काफी योग्य व्यक्ति थे और अपनी योग्यता के बल पर इन्होंने मगध के भीतर नंद वंश के शासन की स्थापना करी और इन्होंने पाटलिपुत्रा को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया और इन्हें बड़ी सेना वाला उग्रसेन कहा जाता है। इनके पास बहुत बड़ी सेना थी और इन्होंने तमाम प्रकार की उपाधियां धारण की। इन्होंने सर्वछत्रांक, भार्गव, एकराट, एक छत्र, सर्वछत्रांक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला, सर्वछत्रांक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला, भार्गव यानी द्वितीय परशुराम, दूसरा परशुराम, और एक राट और एक छत्र जैसी उपाधि जो है महापदम नंद के द्वारा धारण की गई। महापदम नंद ने मगध साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। इस क्रम में ये ओडिशा तक चले गए थे, बंगाल से लेकर इधर मालवा तक। ओडिशा शिशुनाग वंश के समय मगध साम्राज्य में शामिल नहीं था, लेकिन ये ओडिशा तक चले गए थे और ओडिशा के तमाम कई सारे क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किया। महापदम नंद के बाद महापदम नंद का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घनानंद बना। घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक है, जो घनानंद है ये नंद वंश के अंतिम शासक है और घनानंद को अपने पिता महापदम नंद से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, एक बड़ी सेना प्राप्त हुआ, जिस वजह से घनानंद काफी क्रूर और अत्याचारी हो गया था। घनानंद काफी क्रूर और अत्याचारी हो गया था और घनानंद कई प्रकार के कर जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम किया। जनता के ऊपर कई फालतू कर जो है इन्होंने सौंपने का काम किया। जनता भी इनसे काफी परेशान थे और जब मगध के शासक घनानंद थे उसी समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तो तक्षशिला के एक विद्वान थे जिसका नाम था चाणक्य, चाणक्य इनके दरबार में आया सचेत करने के लिए। चाणक्य इनके दरबार में सचेत करने के लिए आया कि सिकंदर का आक्रमण हो चुका है, आप ऐसा कीजिए भारत के सभी राजाओं को एक करिए और भारत के सभी राजाओं को एक करके जो है आप उसका नेतृत्व कीजिए और सिकंदर के आक्रमण को विफल कीजिए। जब चाणक्य ने यह दिशा निर्देश घनानंद को दिया तो घनानंद को लगा कि ये साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति हमको क्या दिशा निर्देश देगा, हम तो राजा हैं, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वे हमें मालूम है। घनानंद चाणक्य की बातों को नहीं स्वीकार किया और घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया। घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य को अपने दरबार से बाहर कर दिया। चाणक्य उनके दरबार से निकलने के बाद वापस तक्षशिला गए और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से चाणक्य ने घनानंद की अहंकारी सत्ता का विनाश किया और नंद वंश के स्थान पर एक नए राजवंश मौर्य वंश के शासन की नींव पड़ी। मौर्य वंश के शासन की नींव पड़ी और मौर्यों से पहले
जो नंदों का शासन था उस समय तक मगध जो है, मगध साम्राज्य का शासन एक छोटे से एरिया पर हुआ करता था। लेकिन जब मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के मदद से एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, मतलब तमाम क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा के अंदर था। मतलब ये जो हर्यक, नंद और शिशुनाग वंश है, ये सब तो छोटे स्तर पर शासन किया। बड़े स्तर पर जिन राजवंशों ने शासन किया है वे राजवंश है मौर्य वंश, मौर्य के बाद गुप्त वंश, गुप्त के बाद कुषाण वंश, कुषाण के बाद वर्धन वंश। ये चारों राजवंश ऐसे हैं जो लगभग संपूर्ण भारत में शासन किया है, जो लगभग संपूर्ण भारत में शासन किया है और काफी शक्तिशाली ढंग से शासन किया है। और यही कारण है कि परीक्षा ये 3-4 राजवंश के विषय में ज्यादा पूछता है, इस सब के विषय में नहीं भी पूछता है। समझिए, आप कभी कताल पूछता भी है, समझ गए। तो आगे मौर्य वंश को जानेंगे, लेकिन मौर्य वंश से पहले हमने आपको बताया है भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसको देखेंगे। तो पहले यहां तक कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे भारत के ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमण को भी देखना प्रारंभ कर देंगे हम लोग। तो नीचे से लिखिए, नंद वंश। इस वंश की स्थापना महापदम नंद ने किया। इस वंश की स्थापना महापदम नंद ने किया। महापदम नंद ने किया। वे शूद्र जाति से संबंधित थे। उनके पास बड़ी सेना थी। उनके पास बड़ी सेना थी। जिस कारण उन्हें उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन कहा जाता है। उन्होंने सर्वछत्रांक कौष्ट में क्षत्रियों का विनाश करने वाला, उन्होंने सर्वछत्रांक कौष्ट में क्षत्रियों का विनाश करने वाला, उन्होंने सर्वछत्रांक भार्गव सर्वछत्रांक कौष्ट में क्षत्रियों का विनाश करने वाला। फिर भार्गव, दूसरा परशुराम, भार्गव, दूसरा परशुराम,
एकराट, एकराट, एक छत्र, एकराट, एक छत्र, एकराट, एक छत्र जैसी उपाधियां धारण की। महापदम नंद के देखिए इसका चाल चरित्र ऐसे बोला जाता है, मतलब भगवान जो है बोलने का भी ऐसे तो क्या बोले, अब कुछ नहीं बोलेंगे। भार्गव दूसरा परशुराम, कोमा एकराट और एक छत्र जैसी उपाधियां धारण की। महापदम नंद के निधन होने के बाद महापदम नंद के निधन होने के बाद महापदम नंद के निधन होने के बाद अगला शासक उनके पुत्र घनानंद बने। घनानंद बने जो काफी क्रूर और अत्याचारी था। जो काफी क्रूर और अत्याचारी था, जो काफी क्रूर और अत्याचारी था। घनानंद बेवजह घनानंद बेवजह जनता के ऊपर घनानंद बेवजह जनता के ऊपर कई प्रकार के कर घनानंद बेवजह जनता के ऊपर कई प्रकार के कर कई प्रकार के कर कई प्रकार के कर कई प्रकार के कर लागू किए। घनानंद के समय ही घनानंद के समय ही सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में घनानंद के समय ही सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया
सिकंदर के आक्रमण होने के बाद तक्षशिला के विद्वान चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचकर, तक्षशिला के विद्वान चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचकर घनानंद के दरबार में पहुंचकर घनानंद को सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने को लेकर, सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने को लेकर सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने को लेकर कुछ सुझाव दिए, कुछ सुझाव दिए, कुछ सुझाव दिए जिसे जिसे सिकंदर सॉरी जिसे घनानंद जिसे घनानंद मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया तथा चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके भेजा। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही इस अपमान का बदला लेने के लिए ही इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य कश्मीर के शासक प्रवर्तक की मदद से कश्मीर के शासक प्रवर्तक की मदद से
प्रवर्तक की मदद से घनानंद की अहंकारी सत्ता को, घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया, घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया तथा 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 नंद वंश के स्थान पर, तथा नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की, तथा नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। पढ़िए इसको, इसको भी याद कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए, 1 मिनट में पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए हो? आइए तो 1 मिनट में याद करते हैं। आइए बोर्ड पे, नंद वंश का शासन कब से कब? नंद वंश का शासन कब से कब तक? नंद वंश की स्थापना किसने की? उग्रसेन किसे कहा जाता? महापद्म नंद ने कौन कौन सी उपाधि धारण? सर्वछत्रांक, भार्गव, एकराट, एक छत्र की उपाधि किसने धारण? महापद्म। महापद्म नंद के बाद अगले शासक कौन हुए? कौन हुए? नंद वंश के अंतिम शासक। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, शासक कौन थे? कौन वंश का शासन था? और सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण को विफल करने को लेकर घनानंद को सुझाव किसने दिया? लेकिन चाणक्य को घनानंद ने अपमानित किया, और उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की अहंकारी सत्ता का विनाश किया, और घनानंद की अहंकारी सत्ता का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को स्थापित किया? और चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त करने में कश्मीर के किस शासक ने मदद की? प्रवर्तक। कश्मीर के शासक, कश्मीर के किस शासक ने मदद किया? कश्मीर के किस शासक ने? प्रवर्तक ने मदद किया। बात क्लियर? चलिए अब हेडिंग मारिए, मौर्य नहीं, प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण।
प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। देखिए, प्राक का मतलब पहले, यानी मौर्यों की स्थापना से पहले जो भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए हैं उसी को हम लोगों को देखना है। तो मौर्यों के आक्रमण से का किए वोल्टेज कम हो गया का? अच्छा, ऐसन बात है, एग्जॉस्टर बंद हो गया हो। आय तोरी, पंखा का भी स्पीड कम हो गया ना? अच्छा, का हुआ हो? ये सब स्पीड का है बंद हो गया? ऑटोमेटिक बंद हो गया? लाइट ने कटा है? और तार छोड़ा दिया? आय तोरी, अरे वो पलक न है वो? आय तोरी का यो दिक्कतें है, पलक दीजिएगा ना महाराज। है देखिए, उल्टा घूम रहा था, घूमने लगा। अरे वहां पे पलक लगवाइए महाराज, जैसे तार कोई विद्यार्थी छू देगा, एगो उसमें रहेगा, एगो को छुएगा। चलिए, फिर रुक गया। टहलवा गाड़ी है ना? अरे नया लाया है ये सब, डुप्लीकेट लगता है ले आया। हाँ, हो सकता है सस्ता लाया होगा। देखिए, प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। आपको जो है एक आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण। एक यूनानी आक्रमण। ईरान देश है, यूनान देश है, यूनान देश है, ईरान भी देश। ईरान देश के शासक ने जो आक्रमण किया उसे ईरानी आक्रमण, और यूनान देश के जो शासक ने आक्रमण किया उसको यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में हुआ, और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। ईरानी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में डेरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ। डेरियस प्रथम, और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में हुआ, और ईरानी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में डेरियस प्रथम या दायरा बाहु के नेतृत्व में हुआ, या दारा प्रथम के नेतृत्व में हुआ। तो एक बात बताइए आप हमको, पहले ई आक्रमण हुआ है कि पहले ई हुआ? पहले ई ना हुआ? ईस्वी पूर्व के अंतर्गत तो पहले यही ना आ जाए, ठीक है। और ईरान, ईरान एशिया महादेश में पड़ता है, जानते हैं ना? नहीं जानते महाराज? यहां है ईरान, और ये पूरा का पूरा जो है एशिया महादेश, एशिया महादेश है। ईरान एशिया महादेश में पड़ता है।
ईरान। हाँ जी, रसिया का ये वाला पार्ट एशिया में ही पड़ता है महाराज। इसके बाद यूनान, आज जिसे हम लोग ग्रीस कहते हैं ना, उसे पहले यूनान कहा जाता था। और यहां पर ग्रीस है, ये यूरोप महादेश में पड़ता है, ये यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश है। तो यूरोप महादेश में जो है आपको ग्रीस यानी यूनान पड़ता है। ग्रीस यानी यूनान जो है आपको यूरोप महादेश में पड़ता है, यूरोप महादेश में पड़ता है। ग्रीस यानी यूनान कौन महादेश में? यूरोप। तो गौर से सुनिएगा, प्रथम आक्रमण ईरानी आक्रमण, द्वितीय आक्रमण यूनानी आक्रमण। प्रथम यूरोपीय आक्रमण, अगर प्रश्न ये रहे, गौर से सुनिएगा, सीधा अगर कहे प्रथम आक्रमण ईरानी आक्रमण, द्वितीय आक्रमण यूनानी आक्रमण, सीधा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर यह रहे प्रथम यूरोपीय आक्रमण, प्रथम यूरोपीय आक्रमण कहेगा तो आप क्या कहिए? ईरानी कहिए, यूनानी ना कहिए। आए, इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, अब यहां पर आप समझिएगा, आज तो ये का हो गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत है, भारत है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर ईरान है। जब भारत के पूर्वी भाग में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भारत के पूर्वी भाग में ही न हो रहा था। हाँ, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिहार में न, और बिहार पूर्वीय भारत में न पड़ता है, पूर्वी भारत में पड़ता है। तो जब भारत में 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, और मगध साम्राज्य अपने आसपास के महाजनपदों को जीतकर मिला रहा था मगध में, उस समय ईरान में हखमनी वंश के शासन की स्थापना हुई थी। उस समय ईरान में हखमनी वंश के शासन की स्थापना हुई थी। भारत के पूर्वी भाग में तो मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, जो अपने आसपास के जनपदों को अपने में मिला लिया। लेकिन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस एरिया में, मगध साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मगध साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो महाजनपद था गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, ये सब महाजनपद आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। गंधार, कंबोज, ये सब महाजनपद जो है आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है? दोनों का मुंह तोड़ देंगे हम, एक एक मुक्का मारेंगे दोनों को, मुंह भसक जाएगा, बकलोलवी सब। चलिए, तो भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में जो महाजनपद था गंधार, कंबोज जैसे, सब आपस में लड़ झगड़ रहा था। सब आपस में क्या कर रहा था? लड़ झगड़ रहा था। तो ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने देखा ये सब तो आपस में लड़ झगड़ रहा है। इसी का फायदा ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया, और इसी का फायदा उठा करके ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने 516 ईस्वी पूर्व में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग गंधार पर आक्रमण कर, किस पर? गंधार, गंधार पर आक्रमण कर गंधार को जीत लिया, और गंधार को जीतकर ईरानी साम्राज्य में शामिल करने की घोषणा किया। गंधार लंबे समय तक ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा। गंधार लंबे समय तक, लगभग जो है
आप मानकर चलिए 200 वर्षों से अधिक समय तक ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा। लेकिन जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर ने गंधार को ईरानियों से छीन लिया। सिकंदर ने गंधार को ईरानियों से छीन लिया। और फिर सिकंदर के बाद सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य को गंधार का क्षेत्र दे दिया था। समझ गए? सेल्यूकस निकेटर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, समझे? तो अब नीचे से कुछ चीज लिखिएगा, फिर आगे बताएंगे। नीचे से क्या लिखिएगा जानते हैं? यही लिखिएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है लिख लिए? कुछ लोग लिखते ही हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको लिखिए। बोलेंगे नहीं, हम बोर्ड पे लिखा हुआ चीज लिखना है आपको। लिख लिए? चलिए अब हेडिंग मारिए, सॉरी एक मिनट, एक स्टार मार के लिखिए एक पॉइंट। भारत के ऊपर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया। भारत के ऊपर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया। उसके बाद यूनानियों ने, उसके बाद दूसरा आक्रमण, उसके बाद दूसरा आक्रमण उसके बाद दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया। यूनानियों ने किया। वहीं भारत पर आक्रमण करने वाला, प्रथम यूरोपीय, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय यूनानी थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय यूनानी थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय यूनानी थे। प्रथम यूरोपीय यूनानी थे। फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिए, ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण लिखिएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में गंधार
गंधार कोमा कंबोज, गंधार कोमा कंबोज, जैसे राजवंश, जैसे राजवंश के शासक एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र, क्योंकि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, क्योंकि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मगध साम्राज्य जैसा, क्योंकि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मगध साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, जो सभी महाजनपदों को एकजुट कर सके। इसलिए एक मिनट, इसलिए नहीं, इसी का फायदा, इसी का लाभ, इसी का लाभ, इसी का लाभ, इसी का लाभ ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया। इसी का लाभ ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया। इसी का लाभ ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया। शासकों ने उठाया। शासकों ने उठाया। और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर, और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। चलिए, जितना बताए थे उतना लिखा दिए, ठीक है। इससे आगे अगले क्लास में, कल आपका क्लास नहीं है, अब बायोलॉजी जो है होली के बाद होगा। परसों आपका क्लास, मेरा ही क्लास है आपके बैच में, परसों इससे आगे बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। शनिवार को पढ़ा करके होली का छुट्टी दे देंगे, ठीक है। शनिवार को पढ़ा करके हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।